हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पारिश कौशिक। आप सभी का स्वागत है एचआर पॉलिटेक्निक में। आज हम करने वाले हैं पावर सिस्टम बुक का चैप्टर 1 पावर जनरेशन। इसमें से हमारे कुछ टॉपिक है सन, विंड, ओशन, टाइड, वाटर, फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी क्लासिफिकेशंस। ये हमारे कुछ बेसिक्स वो है एक्सप्लेनेशंस कि इनके ऊपर हमारा जो चैप्टर है बेस्ड है। और फिर आएगा हमारा कि आज हमने पढ़ने वाले हैं टाइप्स, कौन सा थर्मल पावर स्टेशन और उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, उनका क्या वर्किंग होती है, साइलेंट फीचर्स या फीचर्स क्या होते हैं उसके, थर्मल पावर प्लांट के डिसएडवांटेज और सिलेक्शन ऑफ साइट हम कैसे करेंगे, ये आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सेशन में। तो पहला हमारा टॉपिक आता है सन। सन एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर्स की हेल्प से जो सन की जो रेज हैं उनको एक जगह पे फोर्स करते हैं और अच्छी हीट मिलती है हमें, जिसके कारण रिफ्लेक्टर्स के कारण फिर हम उस हीट को क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं जिसके कारण हमें स्टीम मिलती है और हम उस स्टीम को टर्बाइंस को रन करते हैं जो अल्टरनेटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, ये इनको लार्ज एरिया चाहिए होता है और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करते हैं। इट कैन नॉट बी यूज एट नाइट, ये रात को और या क्लाउडी डे हो उस दिन हम इसको यूज नहीं कर पाते। इट इज अनइकोनॉमिकली फॉर लार्ज स्केल्स, ये लार्ज स्केल्स के लिए अनइकोनॉमिकल है क्योंकि वहां पे लार्ज स्केल्स एरिया पे हम इस ज्यादा वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, पर ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है विंड। विंड एनर्जी होती है जो हमें मिलती है विंड्स के कंटिन्यूस फ्लो पे। जो विंड है एनर्जी हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे विंड की जो हवा है, फ्लो है, वो कंटिन्यूसली पूरे दिन 24/7 बना रहे, ना कि 5 मिनट चली हवा 10 मिनट चली नहीं। तो ऐसे ना हो कि वहां पे जो हवा है पूरे दिन चलती रहे 24/7। फिर क्या होएगा, उसमें हम हेल्प करेंगे विंड मिल जो हमारा वो कैप्चर करेगा विंड को और जनरेट करेगा स्मॉल विद द हेल्प ऑफ स्मॉल जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और हम उस इलेक्ट्रिसिटी को बैटरीज या अदर कोई इक्विपमेंट के अंदर स्टोर करेंगे, जिससे हमें फर्दर जब विंड नहीं चल रही होगी तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई के साथ जोड़ के आगे ट्रांसफर कर देंगे। इसकी एडवांटेजेस क्या होती है कि ऑलमोस्ट नो फ्यूल, इसके अंदर की कोई फ्यूल की कॉस्ट नहीं लगती क्योंकि इसके अंदर हम कोई फ्यूल यूज नहीं करते और इसकी बहुत लिटिल मेंटेनेंस होती है। और लिमिटेशन इसकी ये है कि अनरिलायबल विंडो इन अनसर्टेन, कि इसकी जो अनरिलायबल विंड है, मतलब यहाँ पे विंड है कि वहां पे ज्यादा मतलब कभी चलनी चाहिए कभी नहीं चलनी चाहिए, तो ऐसा एरिया ना हो, वहां पे कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ विंड का होना चाहिए और ओनली स्मॉल ये अमाउंट ऑफ पावर है ये प्रोड्यूस करता है। और एक इसका मेन फंक्शन है कि जहां पे विंड ज्यादा होगी वहां पे इसकी आउटपुट अच्छी हमको मिलेगी या जहां पे हमारी जो विंड होगी वो कम मतलब स्पीड होगी विंड की, तो वहां पे हमें आउटपुट भी कम मिलेगी। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे उस एरिया में हम इसको स्टेब्लिश करें जहां पे विंड की स्पीड है, हाई मिल रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओशन टाइड्स एंड वेव्स। ओशन टाइड्स और वेव्स ये क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट में हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं। तो इसकी जो बेस्ट लोकेशन वहां होती है जहाँ पे हमारे स्मॉल डैम्स होते हैं या कोई बेज या रिवर्स वगैरह के आसपास हो जहाँ पे हाई से लो वाटर जा रहा हो। जो वाटर है वो स्टोर किया जाता है हाई टाइड्स पे और जो रिलीज किया जाता है लो टाइड्स पे। किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को फिर जनरेट करते हैं। इसके अंदर एक आता है रिवर्सेबल टर्बाइंस। रिवर्सेबल टर्बाइंस वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, पर इस कंडीशन में जैसे कि ये स्टोर हो रहे हैं हाई टाइड्स पे और लोअर टाइड्स पे ये रिलीज हो रहे हैं, तो इसके अंदर ये दोनों
जब ये स्टोर होंगे या रिलीज होंगे, दोनों जगह पे ये जो रिवर्सेबल टर्बाइंस हैं वो जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एट बोथ प्लेसेस। बट दिस मेथड इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। ये मेथड होता है बहुत कॉस्टली होता है और साथ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये लागू करने के लिए, लगाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। और वाटर एनर्जी, द वाटर एनर्जी, जो वाटर है वो स्टोर किया जाता है एक हाइट पे, हमें कि अच्छी हाइट हो उसकी, तो हमें वो पोटेशियम एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। जो एनर्जी फिर जो पोटेशियम एनर्जी होती है वो हम उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ वाटर टर्बाइंस की हेल्प से। और जो वाटर टर्बाइंस होते हैं वो रोटर को रोटेट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी फिर हमारी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसकी एडवांटेजेस क्या होगी, जैसे इसका रिलायबल मेथड, और ये रिलायबल मेथड होता है, वेरी लिटिल मेंटेनेंस इसके अंदर नीड होती है, और ये चीपर इन टर्म्स एंड जनरेशन कॉस्ट के अंदर चीपर होता है। पर इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम इसको स्टेब्लिश कर रहे होंगे, बना मतलब लगा रहे होंगे इसको, उस टाइम पे जो इसकी कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होएगी, हाई होएगी। फ्यूल्स फ्यूल्स जैसे हमारे कोयल, ऑयल और गैसेस, ये हमारे डेली फ्यूल्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। द फ्यूल आर द मेन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे सॉलिड फ्यूल और लिक्विड गैस, ये फ्यूल्स होते हैं, जैसे सॉलिड में कोल और लिक्विड में ऑयल और गैस फ्यूल में नेचुरल गैस हमारी यूज होती है। तो ये क्या करते हैं, जो हीट एनर्जी फ्रॉम दीज फ्यूल्स इज यूज्ड इन द स्टीम टर्बाइंस और इंजन्स। जो इनकी जो हीट होती है वो हमें फ्यूल्स की, वो हमें स्टीम टर्बाइंस और इंजन्स को रन करने में काम आती है। These prime movers are connected to alternators to produce electricity। और जो प्राइम मूवर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमारे अल्टरनेटर्स के साथ, फिर वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं। इनका जो वाइडली यूज होता है, बट वाइडली इनका ज़्यादा मतलब यूज होता है, और बट इन क्लोजेज ये पोल्यूशन को ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि जो हमारा कोयल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गए, तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है उनसे। अब हमारा है लास्ट टॉपिक जो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन्स ऑफ यूरेनियम। मतलब दो यूरेनियम के दो एटम्स को हम कंबाइन करेंगे जब एटॉमिक रिएक्शन के द्वारा, तो हम उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उसमें से उस प्रोसेस के में हमें जो एनर्जी मिल रही है, न्यूक्लियर एनर्जी इस प्रोड्यूस हो रही है, साथ में उसके अंदर से रेडियो एक्टिव मटीरियल भी निकल रहा है। तो जो 1 kg ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल है वो हमारे 4500 टन ऑफ कोल के एनर्जी के इक्वल है। जिस 4500 टन ऑफ कोल है, हम उसकी जो एनर्जी बना रहे हैं वो सिर्फ 1 kg न्यूक्लियर बना रहा है। दिस हीट प्रोड्यूस स्टीम, ये जो हीट है वो स्टीम को प्रोड्यूस करती है, जो टर्बाइंस को रन करती है और अल्टरनेटर्स को भी रन करती है। इसकी जो एडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर जनरेट करते हैं और बहुत स्मॉल इसके अंदर फ्यूल यूज होता है, कि 1 kg, देखो अब 1 kg जो न्यूक्लियर है वो 4500 टन ऑफ कोल के इक्वल वर्क कर रहा है, जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। इसकी जो डिसएडवांटेज क्या है कि ये हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है, और ये वेरी हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, क्योंकि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके कारण जो इसकी कॉस्ट है वो हाई होती है। और डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इज डिफिकल्ट, हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर पाते अच्छी तरह। तो हाईली स्किल्ड वर्कर आर रिक्वायर्ड, इसके अंदर ये मैंने आपको अभी बताया कि जो न्यूक्लियर है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो उसके अंदर हाई स्किल्ड वर्कर चाहिए, नहीं तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हीट होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर स्टेशन, पावर स्टेशन की कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे 5 प्रकार के होते हैं। तो थर्मल और स्टीम पावर स्टेशन,
और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, गैस टरबाइन स्टेशन, डीजल इलेक्ट्रिकल स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टीम थर्मल स्टीम पावर स्टेशन। थर्मल स्टीम पावर स्टेशन है वो हम ज्यादातर यूज करते हैं पावर प्लांट्स में। इन अ थर्मल पावर स्टेशन जो कोल और अदर फ्यूल्स वो है बर्न किए जाते हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, कोल वगैरह, हम उनको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्न करने के कारण जो हमें हीट मिलती है, हम उस हीट को वाटर को स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट करने में यूज करते हैं एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। फिर जो हमारी स्टीम होती है वो रन करती है स्टीम टर्बाइंस को। द स्टीम इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटर विच जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो ये जो स्टीम है वो रन करते हैं टर्बाइंस, स्टीम टर्बाइन को रन करती है, जिसके कारण जो टर्बाइन है वो कनेक्टेड होते हैं अल्टरनेटर से, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम वो जो मिलती है हमें फर्दर इलेक्ट्रिसिटी, हम उसको विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हम उसको स्टेप अप करके कंज्यूमर्स या पावर स्टेशंस के पास भेज देते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, इसमें से कुछ ये मेन पार्ट्स हैं: बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, टरबाइन, कंडेंसर, इवेपोरेटर और अल्टरनेटर। तो हमारा पहला आता है बॉयलर। बॉयलर का क्या काम होता है? प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम बाय बर्निंग कोल और अदर फ्यूल्स। बॉयलर में हम ये काम आता है कि हम जो कोल्स और हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हम उनको बर्न करते हैं, जिसके कारण हमें हाई स्टीम मिलती है वाटर से, वाटर को बॉईल करने के बाद। सुपर हीटर, सुपर हीटर का मेन यूज होता है जो हमारी स्टीम है उसको और प्योर करना, कि जो स्टीम के अंदर अभी भी मॉइस्चर जो रहता है उसको हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज करने के बाद, सुपर हीटर के अंदर स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो वो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह पूरा ड्राई हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी ड्राई स्टीम मिलती है हमें, वो हम उसको टर्बाइंस को रन करने के लिए यूज करते हैं, जिसके कारण टर्बाइंस में रस्टिंग वगैरह नहीं लगती है। इकोनोमाइजर, प्री हीटर फीड वाटर बाय यूजिंग द हीट। जो प्री हीटर है वो फीड करता है वाटर को बाय यूजिंग द हीट से ऑफ फ्यूल गैसेज, सेविंग फ्यूल। टरबाइन का क्या काम होता है? जो टरबाइन होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी को स्टीम में और इनटू मैकेनिकल एनर्जी को शाफ्ट लगी होती है, जिसके कारण वो प्राइम मूवर को मूव करते हैं और अल्टरनेटर से एनर्जी जनरेट करते हैं। कंडेंसर कन्वर्ट एग्जॉस्ट स्ट्रीम फ्रॉम द टरबाइन इनटू वाटर एट लो प्रेशर पे। जो हमारे टरबाइन से जो स्टीम आ रही है लग के रोटेट करके, हम उस स्टीम को लेते हैं और कंडेंसर में लो प्रेशर के अंदर रखते हैं, जिसके कारण वो स्टीम है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम उसको वापस से रीयूज कर सकते हैं साइकिल के अंदर। इवेपोरेटर का क्या काम होता है? जो ट्रेंड्स एंड हीट्स द रो मेकअप वाटर, दी वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम। जो वाटर है वो कन्वर्टेड किया गया था हमें स्टीम में, एंड देन कंडेंस्ड बैक इनटू द प्योर वाटर बिफोर एंटर द फीड वाटर सिस्टम। अल्टरनेटर्स का क्या काम होता है? जो जनरेटर्स से लगे होते हैं, द अल्टरनेटर इज कपल्ड विद द टरबाइन शाफ्ट से लगे होते हैं। इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मर इज सप्लाइड टू द बस बार फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। के लिए हम इसमें फिर जो एनर्जी हमें मिलती है हम बस बार में सप्लाई कर देते हैं ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। अब हम ये डायग्राम में कंस्ट्रक्शन है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो हमारी आएगी वो कोल्ड स्टोरेज में हम कोल को लेके आएंगे, और कोल्ड स्टोरेज का यूज हम इसलिए करते हैं कि कोल को स्टोर करने के लिए। जैसे रेनी सीजन होता है तो कोल होती है, जो कोल की खदानें होती हैं जिनमें कोल होता है, तो वो
कोल गिली हो जाती है तो हम उसको यूज नहीं कर पाते, इसलिए हम कोल्ड स्टोरेज में पहले आके कोल को स्टोर कर लेंगे कि कभी फ्यूचर में हमें उसकी यूज करनी पड़े। तो फिर कोल्ड स्टोरेज में से हम थोड़ी सी कोल लेते हैं और कोल हैंडलिंग प्लांट में डालते हैं। कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या होएगा, जो कोल है हम उसके और उसको चूरा कर लेंगे, क्रश कर लेंगे, उसको छोटे छोटे पीसों में काट देंगे। तो जो कोल हमें क्रश करी थी वो हम डालेंगे बॉयलर में। बॉयलर में जो वाटर होएगा और जो हम कोल को जब बर्न करेंगे तो जो वाटर है वो स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट होएगा, तो वो जाएगा सुपर हीटर में। और जो हमारी जो कोल बर्न करने पर जो ऐश बची वो है ऐश हैंडलिंग प्लांट में जाएगी, और फिर ऐश हैंडलिंग प्लांट से वो ऐश स्टोरेज में जाएगी। अब ऐश के हम जो प्रोडक्ट्स वगैरह लगते हैं या खाद वगैरह बनती है तो वो ऐश हैंडलिंग प्लांट या ऐश स्टोरेज से हम ले सकते हैं। जो हमारा बॉयलर से हमें ये स्टीम मिली थी वो हम सुपर हीटर में देंगे। जो सुपर हीटर है उसके अंदर हीटर लगा होता है जिसके कारण जो हमारी स्टीम है जिसके अंदर मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर को पूरा सुखा देगी, ड्राई स्टीम कर देगी। वो ड्राई स्टीम हम टरबाइन को वॉल है एक यहाँ पे, ये वाटर वॉल्व है जिसका हम ऑन करेंगे और टरबाइन को ओपन कर देंगे जिससे वो टरबाइन को रन करेगी। टरबाइन रन होने के कारण जो हमारा अल्टरनेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। फिर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर फिर आइसोलेटर से वो स्टेप अप हो जाएगी। जो हमारी वोल्टेज हमने जैसे कि 11 kV जनरेट करी तो हम 33 kV या उस पर स्टेप अप कर देंगे। फिर आइसोलेटर लगे होंगे, OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर लगे होंगे, फिर आइसोलेटर लगे होंगे, फिर बस बार वोल्टेज में वो हम उसको सप्लाई कर देंगे। फिर जो स्टीम बचेगी टरबाइन से जो रोटेट होके जो जाएगी तो एग्जॉस्ट स्टीम हम क्या कंडेंसर में दे देंगे, जिसके कारण जो कंडेंसर होएगा वो क्या करेगा, वो उस स्टीम को लो प्रेशर से हेल्प से उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। और वो लो प्रेशर फिर लो प्रेशर जाएगा, यहाँ पे पंप भी लगे होंगे जिसके कारण वो वाटर को लेंगे। फिर ये लो प्रेशर हाई प्रेशर में जाएगा, हाई प्रेशर से ये इकोनोमाइजर में जाएगा। वहां पे जो इकोनोमाइजर क्या करेगा, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे। इकोनोमाइजर जो प्री हीटेड जो हीटेड जो हमारा वाटर होता है जो हमने स्टीम किया था वो यूज करेंगे हीट को और फ्यूल गैसेस को सेविंग फ्यूल के लिए। फिर हम वो इकोनोमाइजर को बॉयलर में वापस डाल देंगे। जो हमने स्टीम से जो हमने वाटर बनाया वही वाटर को हम वापस बॉयलर में रख देंगे स्टीम बनने के लिए। ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी। फिर इकोनोमाइजर के अंदर जो हीट होगी, थोड़ी सी जो पानी के अंदर थोड़ी सी हीट होगी ना, हम उसको क्या करेंगे एयर प्री हीटर में डाल देंगे। एयर प्री हीटर में क्या होगा, जो हीट है वो अलग कर देगा और जो हीट के अंदर से जो पार्टिकल्स है या डस्ट वगैरह जैसे हम देखते हैं धुएं के अंदर जो हीट होती है वो उसको अलग कर देगा, और बाकी जो धुआं है सिंपल डस्ट है ड्राई तो उसको वो बाहर चिमनी की हेल्प से वो बाहर कर देगा। फिर जो एयर प्री हीटर है वो भी हम उसमें बॉयलर में देंगे एयर को, जिसके कारण कंबशन वहां पे होएगी। नहीं तो वहां पे हम एयर सप्लाई नहीं करेंगे तो जो कंबशन हो ही नहीं पाएगी, कोल फिर जलेगा नहीं, कोयल नहीं जलेगा तो स्टीम वाटर स्टीम में कन्वर्ट होएगा नहीं तो हमारी टरबाइन रन करेंगे नहीं। तो मेन हमारा कंपोनेंट साथ में एयर है, कोयल है, फिर और वाटर है। वाटर का मेन और यूज क्या होता है, यहाँ पे जो कंडेंसर होते हैं एक बहुत बड़ा जैसे कि इस टाइप चिमनी टाइप में कंडेंसर होते हैं बड़े बड़े, तो उनके अंदर से जो स्टीम है वो नीचे जाती है और कंडेंसर में कन्वर्ट होके साथ में रिवर के अंदर भी हम पानी लेते हैं और साथ में जाती भी है। ये हमारा डायग्राम है, आप इसको एक दो बारी बनाओगे तो आपको पूरा अच्छी तरह याद हो जाएगा। और साइलेंट फीचर्स ऑफ थर्मल पावर स्टेशन के कुछ साइलेंट फीचर्स जैसे जो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ पावर स्टेशन इज क्वाइट लो। जो थर्मल एफिशिएंसी होती है पावर स्टेशन की वो लो होती है, अराउंड 30% होती है। द ओवरऑल एफिशिएंसी होती है विच इज प्रोड्यूस ऑफ बॉयलर efficiency into turbine efficiency into generator efficiency lies between 18% to 29%।
18 to 29% ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, जिसमें हम बॉयलर की एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी और जनरेशन की एफिशिएंसी को मिलाकर कर रहे हैं। दिस लोअर एफिशिएंसी इज मेनली ड्यू टू, किसके कारण होती है? हीट लॉसेस के कारण होती है ये एफिशिएंसी। लो एफिशिएंसी का मेन कारण है हीट लॉसेस इन कंडेंसन और वेरियस स्टेजेस पे, अलग अलग जगह पे जहां पे हीट लॉस हो रही है। जो थर्मल पावर स्टेशन आर वाइडली यूज, कहाँ कहाँ थर्मल पावर स्टेशन यूज होते हैं। और लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड, इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ड्यू टू फाइनेंशियल, क्लाइमेट और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस के कारण जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है वो इंस्टॉल नहीं हो पाते। तो कोयल इज अवेलेबल इन अबेंडेंस, एक जो कोयल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। तो जो पावर इज जनरली प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एसी एट अबाउट 11,000 वोल्ट विच इज देन स्टेप अप टू ट्रांसमिशन। जो हमारी जो पावर जनरेशन होती है तो वो एसी में कन्वर्ट होती है और हम उसको 11,000 वोल्ट में जनरेट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से हम उसको स्टेप अप कर देते हैं। और एडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर स्टेशन की क्या होगी कि इसमें चीपर फ्यूल होता है, जो कोयल इज चीपर कंपेयर टू अदर फ्यूल्स के कंपैरिजन में जो कोल हमारा चीपर होता है, सस्ता होता है। लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, हमें इसके अंदर लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है टू हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन के लिए। लो इनिशियल कॉस्ट अबाउट 1200 टू 1400 पर किलोवाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसके अंदर इतनी लो इनिशियल कॉस्ट होती है जो 1200 से 1400 पर किलोवाट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी लोकेशन इसकी कैन बी इंस्टॉल एनीवेयर, हम इसको कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉट रजिस्ट्रिक्टेड टू नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रिवर, ये रिवर के पास वगैरह नॉट रजिस्ट्रिक्ट। प्रोक्सिमिटी टू लोड सेंटर, प्रोक्सिमिटी टू जो लोड सेंटर के प्रोक्सिमिटी होता है। प्लांट कैन बी सेट अप क्लोजर टू कंज्यूमर एरिया रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन लॉसेस, मतलब जो ये हमारा पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, ये ज़्यादातर कंज्यूमर एरियाज या के पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं तो हमें जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लॉसेस कर देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसको जो लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए कंज्यूमर के पास रखते हैं, जहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है जल्दी से पहुंच जाए और ज़्यादा ना लॉसेस हो पाए। चीपर जनरेशन कंपेयर टू डीजल पावर स्टेशन, इसके अंदर चीपर जनरेशन होती है, बहुत सस्ती जनरेशन होती है कंपैरिजन टू डीजल पावर स्टेशन के कंपैरिजन में। इसकी डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर स्टेशन क्या होती है? एयर पोल्यूशन, इसमें से स्मोक फ्यूम्स और लगती है, ऐश वगैरह लगती है जो आउट निकलती है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। हाई रनिंग कॉस्ट होती है इसकी एज कंपेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स टू डू द कंटिन्यूस कोल सप्लाई एंड मेंटेनेंस। जो कोल है इसमें डेली सप्लाई चाहिए होती है, तो इसके अंदर जो रनिंग कॉस्ट होती है इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट से बहुत कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और इसकी लोअर एफिशिएंसी होती है जो 18 से 29% होती है। और नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल पावर नीड्स, ये स्मॉल स्केल पावर नीड्स के लिए सुटेबल नहीं है। फॉर बेस्ट फॉर बल्क जनरेशन ओनली, ये ज़्यादातर हाई वोल्टेज को जनरेट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ नहीं करते हम इसको। इसका सिलेक्शन ऑफ साइट का हम देखते हैं कि इसको इस्टेब्लिश करने के लिए थर्मल पावर स्टेशन को कौन सी नीड्स हमें ज़रूरत है, जब हम इसको कहीं लोकेशन पे देख रहे हो कि यहाँ पे हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नियर लोड सेंटर के नियर होना चाहिए। वाटर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि कूलिंग पर्पस के लिए। फ्यूल ट्रांसपोर्ट, जैसे कोल वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं तो कोल ट्रांसपोर्ट हो सके रेलवे वगैरह से।
और ऐश डिस्पोजल फैसिलिटी भी होनी चाहिए। जो हमें राख मिलेगी कोल से तो हम उसके लिए डिस्पोजल फैसिलिटी भी होनी चाहिए। देयर शुड बी ए चीपर एंड एफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऐश जेनेरेटिव ऑफ कोल कंबेंशन। कोल कंबेंशन से जो हमें ऐश मिलेगी उसके लिए एक ज़्यादा अमाउंट में एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम उसको स्टोर कर पाएँ और उसका कोई फर्दर यूज़ कर पाएँ खाद वगैरह बनाने के लिए। आज हमने पढ़ा है समरी के अंदर हम देखते हैं पावर जनरेशन पढ़ा है कि सोलर विंड टाइल्स कौन सी क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। थर्मल पावर स्टेशन की जो मोस्ट कॉमन बट लेस एफिशिएंसी होती है 18 to 29%। दे बट आर चीप टू इंस्टॉल करने के लिए चीप होते हैं और फ्लेक्सिबल इन लोकेशन बट क्योजेज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन वगैरह करते हैं। रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूस फ्यूल इनको रिक्वायर्ड होता है। साइट सिलेक्शन इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। जिसका साइट सिलेक्शन के लिए हमें एफिशिएंसी और कॉस्ट का देखना पड़ता है। इन मॉडर्न सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट सोर्सेज आर कंबाइंड टू मीट द राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। मॉडर्न सिस्टम के अंदर हमें डिफरेंट सोर्सेज मिलते हैं और कंबाइन करने के लिए और मीट करने के लिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को। तो आज का हमारा टॉपिक से खत्म हुआ ऑन थर्मल पावर स्टेशन के अंदर। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन और साथ में गैस टरबाइन स्टेशन। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और एक प्यार सा कमेंट करिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।